हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे लर्निंग प्रोसेस में पार्ट फोर्थ की सी पार्ट की। अब इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि लर्नर हेल्पलेसनेस होती क्या है, मतलब कि अर्जित निस्सहायता या अधिगमित विवशता क्या होती है। लर्निंग हेल्पलेसनेस, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई एक उदाहरण लीजिए जिसमें कि हम देखेंगे कि एक बच्चा है, ठीक है, और उसका उस कार्य को करने का मन नहीं है। मान लीजिए एक सब्जेक्ट है, उसका उसको कार्य करने का मन नहीं है। मान लीजिए कि एक बच्चा है जो म्यूज़िक या बाकी सब चीज़ों में इंटरेस्टेड है, लेकिन उसे आईटी सेक्टर में डाला जाता है। अब आईटी सेक्टर चूँकि उसकी क्षमताओं और आकांक्षाओं से थोड़ा विपरीत अवस्था में आता है या उसका इंटरेस्ट उसमें नहीं आता है, तो उसमें क्या होता है कि उसे कितनी भी अच्छी कोचिंग में डाला जाए, कई बार उसे मतलब लोगों का उदाहरण दिया जाए कि वो बच्चे कितनी प्रोग्रेस करते हैं या फिर इस फील्ड में ये प्रोग्रेस है वो प्रोग्रेस है, हर तरीके की चीज़ें देखने में आती हैं। लेकिन देखा गया है कि अगर उस बच्चे में उस चीज़ के लिए इंटरेस्ट नहीं है, थोड़ा सा वो एक्टिव नहीं है, या फिर उसका जो होता है ना एक फिज़िकल मूवमेंट हो या मेंटली, इसमें वेस्ट जो होता है वो मेंटली इफ़ेक्ट होता है। अगर उसका मन उस तरफ नहीं है, या वो जैसे होता है कि कुछ बच्चे अपने आप को समय परिस्थितियों के अनुसार ढाल लेते हैं और उन्हें ये लगता है कि वो फाइनली ऐसा करने से कुछ नहीं तो कुछ तो अचीव कर ही लेंगे। तो ऐसे बच्चे जो 70% पेरेंट्स की या किसी और की एडवाइस लेके आगे बढ़ जाते हैं तो वो तो सफल हो जाते हैं, लेकिन इनमें से 10 से 15% बच्चे ऐसे भी होते हैं जो फाइनली इस चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते। तो वहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि वहाँ पे लर्निंग हेल्पलेसनेस वाली चीज़ें देखने में आती हैं। अब इसमें क्या होता है, कभी कभी जब इसका विषम रूप देखने में आता है तो आप ये देख सकते हो कि कुछ लोग जो एक परिस्थिति में नील अवस्था में आ जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति अपनी जीने की इच्छा या आकांक्षा छोड़ देता है तो वो एक नील अवस्था या शून्य अवस्था में आ जाता है, जिसमें उसको प्रगतिवान बनाने के लिए कभी कभी लोग तरह तरह के जो प्रयास करते हैं उनमें से जब वो बिल्कुल ही शून्य मतलब पॉइंटों में जब व्यक्ति हिलना डुलना भी नहीं चाहता, तो उस कंडीशन में आपने देखा होगा कि मेंटल हॉस्पिटल में शॉक वाली थेरेपी दी जाती है। तो उसमें बस यही होता है कि उसे उस परिस्थिति से निकाला जाए, या फिर जब उसको इस प्रकार के शॉक दिए जाते थे कि या तो वो जो मतलब अस्थिरता वाली स्थिति है वो त्याग दे, या फिर उसके प्रति मूवमेंट मतलब दूसरी परिस्थिति के प्रति मूवमेंट आ जाए। तो इस कारण से जो वो परिस्थिति बनती है उसे निकालने के लिए ही जो हेल्पलेसनेस वाली जो परिस्थिति होती है उसे निकालने के लिए ही ये सारी क्रियाएं की जाती हैं। तो हमने जाना कि ये हेल्पलेसनेस होती क्या है, ठीक है। अब सेलिंगमैन के बाद के अध्ययनों के आधार पर यह स्वीकार किया गया कि मानव प्रयोजों में अधिगमित विवशता में इस प्रकार की विशेषताएं हो सकती हैं। पहली, अधिगमित विवशता की भावना परिस्थिति विशेष के प्रति विशिष्ट हो सकती है, फिर भी यह सामान्यीकृत हो सकती है। दूसरी, मानव अपनी अधिगमित व्यवस्था को आंतरिक कारकों और ब्रह्म कारकों के साथ जोड़ सकता है। तीसरा, एक मानव अपनी अधिगमित व्यवस्था को स्थिर समझ सकता है, और यह भी हो सकता है कि वह अपनी अधिगमित व्यवस्था को अस्थिर या अस्थायी समझे। बाद के अध्ययनों के आधार पर सेलिंगमैन और उनके साथियों ने यह अधिगमित व्यवस्था के उपचार के लिए कुछ उपचार भी सुझाए हैं। अब जानते हैं हम लोग ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, प्राचीन समय में ये विश्वास किया जाता कि अनेक योग्यताओं का संगठन है। यह भी विश्वास किया जाता था कि योग्यताएं अभ्यास से विकसित होती हैं। अधिगम स्थानांतरण के क्षेत्र में हजारों वैज्ञानिक अध्ययन हो रहे हैं जिनमें स्पष्ट हुआ है कि एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में तथा एक अंग से दूसरे अंगों में स्थानांतरण संभव है। बालकों के लिए पाठ्यक्रम को तैयार करते समय स्थानांतरण के सिद्धांतों और नियमों के आधार पर पाठ्यक्रम को बालकों के लिए अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। अब जानते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का मीनिंग क्या है। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के मीनिंग के तौर पे अंडरवुड के अनुसार अधिगम स्थानांतरण का अर्थ वर्तमान क्रिया पर पूर्व अनुभवों का प्रभाव है। हिलगार्ड और एटिंगसन के अनुसार अधिगम स्थानांतरण में एक क्रिया का प्रभाव दूसरी क्रिया पर पड़ता है, जबकि कैंडललैंड के अनुसार स्थानांतरण का अर्थ वर्तमान में सीखे हुए व्यवहार पर पूर्व में सीखे गए व्यवहार से है। उपयुक्त परिभाषा के आधार पर कहा जा सकता है स्थानांतरण पूर्व में सीखे गए व्यवहार का वह प्रभाव है जो वर्तमान में सीख रहे व्यवहार पर पड़ता है। अधिगम के क्षेत्र में अनेक अध्ययन प्रतिपादित हो रहे हैं, तो कुछ में मतभेद भी हैं।
अधिगम स्थानांतरण में देखा गया कि यदि प्रयोज्य सीखने के लिए कोई कार्य या समस्या दी जाए तो प्रयोज्य शून्य वैक्यूम में अपनी अधिगम प्रक्रिया प्रारंभ ना करके वह पहले सीखी हुई सामग्री को पुनः स्मरण रिकॉल करता है, क्योंकि वह सामग्री उसके लिए नए व्यवहार को समझने सीखने में लाभप्रद हो सकती है। देखा गया है कि वह व्यक्ति जिसे कई भाषाओं का ज्ञान है उसे नई भाषा सीखने में उस व्यक्ति की अपेक्षा बहुत अधिक कठिनाई होती है जिसे केवल एक ही भाषा का ज्ञान होता है। अब जानते हैं अधिगम स्थानांतरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। कार्य पर प्रभाव की दृष्टि से अधिगम स्थानांतरण 3 प्रकार का हो सकता है। दूसरे शब्दों में एक कार्य का प्रभाव दूसरे कार्य पर 3 प्रकार से पड़ सकता है। पहला होता है पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। इस प्रकार का स्थानांतरण धनात्मक स्थानांतरण, उदाहरण के लिए विद्यार्थी को पहले पढ़ा हुआ पाठ वर्तमान में सीखे जा रहे पाठ में सहायक होता है, इसे पॉजिटिव ट्रांसफ़र लर्निंग कहा जाएगा। सेकंड होता है निगेटिव ट्रांसफ़र लर्निंग। इसमें सीखे हुए व्यवहार का बाधक बनना एक प्रकार का निगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। उदाहरण के लिए यदि एक विद्यार्थी का पहले पढ़ा हुआ पाठ वर्तमान में सीखे जा रहे पाठ में बाधक है तो ये निगेटिव ट्रांसफ़र लर्निंग है। थर्ड आएगा शून्य स्थानांतरण, जिसमें कुछ परिस्थितियों में इस प्रकार हो सकता है कि जिसमें पहले सीखे हुए व्यवहार का वर्तमान में सीखे हुए व्यवहार पर कोई प्रभाव न पड़े, जैसे कि पहले पढ़ा हुआ पाठ वर्तमान में पढ़े हुए पाठ पर ना तो पॉजिटिव प्रभाव डाल रहा है ना निगेटिव, तो ये हुआ शून्य, जीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। अब जानते हैं अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में देखते हैं। फर्स्ट आता है आपका फैकल्टी थ्योरी। फैकल्टी थ्योरी में इस सिद्धांत का नाम थ्योरी ऑफ फॉर्मल डिसिप्लिन भी है। यह सिद्धांत अरस्तू के समय से 19वीं शताब्दी द्वारा प्रचलित रहा है। इस सिद्धांत के अनुसार मन की शक्तियों जैसे स्मृति, तर्कशीलता, निर्णय, कल्पना, इच्छा आदि को प्रशिक्षण के द्वारा विकसित और प्रबल किया जा सकता है तथा इस प्रकाश अथवा प्रबलता का प्रभाव आगे से सभी प्रकार के कार्यों पर प्रभाव पड़ता है। सेकंड आता है थॉर्नडाइक का विकास। थॉर्नडाइक्स थ्योरी में इस सिद्धांत का दूसरा नाम थ्योरी ऑफ आइडेंशियल एलिमेंट्स भी है। इस सिद्धांत के अनुसार एक कार्य का दूसरे कार्य पर स्थानांतरण कितना होगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि दोनों कार्य में सहचार्य परक तत्वों का समानता कितनी है। अधिक समानता में अधिक स्थानांतरण तथा कम समानता में कम स्थानांतरण होता है। समानता जितनी अधिक होती है उतना जल्दी होगा स्थानांतरण, मतलब ट्रांसफ़र होगा, और नहीं होगी या कम होगी तो कम होता है। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत आज भी परिमार्जित रूप से सामान्य है, देखे जाते हैं। थर्ड आएगा आपका स्नायुविक आधार, न्यूरल बेसिस। कुछ विद्वानों का यह विचार है कि स्थानांतरण का मुख्य आधार मस्तिष्क में स्थित स्नायु कोश शेल होते हैं। यह प्रयोज्य जब किसी क्रिया विशेष को सीखता है तब संबंधित शिक्षण का प्रभाव उसके मस्तिष्क की स्नायु कोशियों पर प्रभाव पड़ता है। वास्तव में स्नायु कोशियों द्वारा ही शिक्षण की स्मृति चिन्हों के रूप में संचित किया जाता है। इस आधार को मानने वाले विद्वानों का यह भी विचार है कि शिक्षण प्रभाव मस्तिष्क के ऊंचे केंद्रों हायर सेंटर्स तक फैला हुआ होता है। प्रयोज्य जब शरीर के अंग द्वारा कुछ प्रशिक्षण प्राप्त करता है तो मस्तिष्क के उच्च केंद्रों में परिवर्तन हो जाता है। फलस्वरूप अनुरूपी अंगों में पूर्व की शिक्षण स्थानांतरित हो जाती है। वुडवर्थ के अनुसार शरीर के किसी एक अंग द्वारा किसी सीखी हुई कार्यकुशलता का प्रभाव मस्तिष्क के फ्रंटल लोब, पैरेटल लोब और कॉर्टेक्स के दूर दूर क्षेत्रों में फैला हुआ था। फलस्वरूप जिन अंगों द्वारा कार्यकुशलता प्राप्त की जाती है उनके में समान या अनुरूपी शरीर के दूसरे अंगों में पूर्व में सीखी हुई कार्यकुशलता स्थानांतरित हो जाती है। कुछ प्रयोगात्मक अध्ययन और निष्कर्ष। बुश ने इस दिशा में अपने प्रयोगात्मक अध्ययन पर महत्वपूर्ण निष्कर्ष इस प्रकार प्राप्त किए हैं। जब दो कार्यों के उद्दीपक तो भिन्न होते हैं तथा अनुक्रियात्मक समान होती है तो उसमें प्रशिक्षण के साथ साथ स्थानांतरण की मात्रा बढ़ती जाती है। जब दो कार्यों के उद्दीपक और अनुक्रियाएं दोनों ही समान होती हैं तो प्रशिक्षण के साथ साथ धनात्मक स्थानांतरण में भी वृद्धि होती है। जब दो कार्यों के उद्दीपक समरूप लेकिन अनुक्रियाएं भिन्न होती तब अभ्यास या प्रशिक्षण से ऋणात्मक स्थानांतरण होता है। लेविस के अनुसार ऋणात्मक स्थानांतरण की प्रकृति क्षणभंगुर है प्रकार की होने से ऋणात्मक स्थानांतरण प्राप्त होने से भी कुछ प्रयासों के बाद यह लुप्त हो जाता है। अतः कहा जा सकता है कि ऋणात्मक स्थानांतरण प्रयासों के बढ़ने के साथ साथ धनात्मकता में परिवर्तित हो जाता है। अब जानते हैं आदतें और आदत का निर्माण, हैबिट्स एंड हैबिट फॉर्मेशन। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को इच्छापूर्वक बार बार करता है तो उस व्यक्ति को उस कार्य को करने का अभ्यास अथवा आदत पड़ जाती है। आदत को सीखने का परिणाम कह सकते हैं। हैबिट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के हैबिटस यह शब्द संज्ञा है अथवा हेवर यह शब्द क्रिया है
से हुई है, जिसका अर्थ किसी चीज़ को प्राप्त करना है। आइज़नेक और उनके साथियों द्वारा परिभाषित किया गया है कि आदत एक प्रथागत कस्टमरी व्यवहार प्रतिमान ज्ञानात्मक या संवेगात्मक प्रत्युत्तर है। प्रत्युत्तर के समय विद्यमान और कार्यरत परिस्थितियों के आधार पर इनकी भविष्यवाणी की जा सकती है। अधिगम प्रक्रियाओं द्वारा या अंतर्निहित अर्जित सेट अथवा प्रत्युत्तर प्रतिमान के प्रति प्रवृत्ति द्वारा इनका अर्जन किया जाता है। किसी को पान खाने की आदत होती है तो किसी को सिगरेट की, किसी को बेड टी की आदत होती है, बेड टी। आदतें खाने पीने की अतिरिक्त टहलने, पढ़ने, लिखने आदि से संबंधित व्यवहार प्रतिमानों के संबंध में हो सकती है। आदतें, जैसा कि परिभाषा से स्पष्ट है कि अर्जित क्रियात्मक, ज्ञानात्मक और संवेगात्मक अनुक्रियाएं प्रवृत्ति हैं। आदतें प्राणी के व्यवहार के बड़े ही महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती है। अच्छी आदतें व्यक्ति को समायोजन और व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। तो साथ ही साथ बुरी आदतें व्यक्ति के निर्माण में, व्यक्ति के समायोजन में अवरोध उत्पन्न करती हैं। अब जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैबिट्स, आदत की विशेषताएं। आदत संबंधी कार्य में एकरूपता होती है। आदत संबंधी कार्य और व्यवहार शीघ्र संपन्न होते हैं। आदत संबंधी कार्यों को करने में व्यक्ति का ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं होती या बहुत कम होती है। आदतों संबंधी कार्य आदतों के कारण शीघ्र ही संपादित नहीं होते, बल्कि सरल ढंग से भी संपादित होते हैं। आदत संबंधी कार्य प्राणी के लिए रोचक मालूम होते हैं। उदाहरण के लिए पान, सिगरेट आदि जो ये लोग करते हैं, ये कहीं ना कहीं उनको इसमें स्वाद आने लगता है या इंटरेस्ट बढ़ जाता है। आदत संबंधी कार्य शुद्ध ढंग से संपादित होता है, इनमें त्रुटियां नहीं होती। जबकि आदतों का जीवन में महत्व या उपयोगिता क्या है, देखते हैं। आदतों का जीवन में महत्व या उपयोगिता, यूटिलिटी ऑफ हैबिट्स इन लाइफ। अब इसमें देखिए जो निम्न प्रकार से हैं। आदतें यदि अच्छी हैं तो इन अच्छी आदतों से व्यक्ति का विकास सामान्य ढंग से होता है, बल्कि उसका समायोजन भी उपयुक्त ढंग से होता है। फलतः उसे शांति मिलती है, उन्नति करता है। परंतु बुरी आदतों के परिणाम स्वरूप बुरी चीज़ें होती हैं। आदतों से कार्यों का संपादन सरलता, शुद्धता से होता है, अतः कार्य संपादन में इनसे समय की बचत होती है। आदतें व्यक्ति की नियमित बना देती है। यदि कोई विद्यार्थी पढ़ने और परिश्रम करने की आदत डाल देता है, ऐसी आदतों से विद्यार्थी को उन्नति के लिए रामबाण होती है। आदतें रुचियों को उत्पन्न करने में सहायक होती है। आदतों से मनुष्य को कार्य को करने में शीघ्रता और तेजी आती है। आदतों से संतोष और सहनशीलता प्राप्त होती है। अब देखते हैं आदतों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ हैबिट्स। अब इसमें देखिए, आदत निर्माण के लिए अभ्यास आवश्यक है। जिस किसी भी कार्य अथवा व्यवहार के प्रतिमान की आदत डालनी है, उसके लिए डेली अभ्यास किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए सितार बजाना, साइकिल चलाना आदि। आदत निर्माण के लिए इच्छा शक्ति भी आवश्यक है। इसके लिए जिस कार्य को करने की इच्छा हो उतनी ही अधिक, अगर आपका मेंटल सेट है, इच्छा है, दृढ़ संकल्प है, तो आपको उस काम में बहुत जल्दी तीव्रता से सीखने में सहायक होगा। आदत निर्माण के लिए ध्यान भी आवश्यक है। जिन कार्य व्यवहार प्रतिमानों के संबंध में आदत बनानी है, उस पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। यह भी देखा गया है कि बनी हुई आदतों के प्रति जब मनुष्य ध्यान नहीं देता, वह भी टूट जाती हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट इसका, जब व्यक्ति किसी कार्य या व्यवहार प्रतिमान को आदत के रूप में ग्रहण करता है, उसे संबंध में संकल्प लेता है। उस संकल्प को करने के बाद उस कार्य के लिए क्रिया करने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए यदि कोई विद्यार्थी पढ़ने की आदत डालता है और वो पाठ को ये संकल्प लेता है कि मुझे इसके बाद ये सारे पाठ याद करने हैं, तो वो अपने संकल्प के कारण निरंतरता बनाए रखता है और उसके बाद वह उसको लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। यहीं से आदत निर्माण हो जाती है। आदत निर्माण के लिए आवश्यक है कि आदत संबंधी जिस कार्य को प्रारंभ किया है उसमें लगे रहना भी अति आवश्यक है। जानते हैं हम ब्रेकिंग ऑफ हैबिट्स, आदत निवारण। आदत निवारण के लिए भी कुछ चीज़ें हैं जो देखते हैं। कुछ आदतें जब व्यक्ति के लिए बुरी होती है तो उन आदतों को छोड़ना भी एक समस्या है। बहुत छोटे बच्चों में जब बुरी आदतें पड़ जाती हैं, उनका निवारण करना भी आवश्यक है। तो ब्रेकिंग ऑफ हैबिट्स के तहत आप कुछ ये चीज़ें हैं जिन्हें मैं बताने की कोशिश करती हूँ। यदि किसी में बुरी आदत पड़ जाती है तो उसे छोड़ने के लिए व्यक्ति को तनिक भी प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, उसे शीघ्र ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि समय व्यतीत होने में आदत दृढ़ता में बदल जाती है। यदि किसी आदत का त्याग नहीं हो पा रहा तो उसे कई बार उस आदत के बदले में दूसरी आदत का अभ्यास किया जाना चाहिए, पहली आदत छूट जाएगी। उदाहरण के लिए पान खाने की आदत को छुड़ाना है तो इलायची सुपारी खाकर सरलता से छोड़ा जा सकता है। तीसरा है, आदतों को छोड़ने में प्रतिकूल वातावरण भी सहायक है। उदाहरण के लिए किसी को पान खाने की आदत है तो ऐसे व्यक्ति के साथ रहें जो पान खाना अच्छा नहीं समझता। नेक्स्ट है, आदतों को छोड़ने के लिए आदतों को संशोधित रूप में अपनाया जाए। अनाभ्यास के द्वारा भी आदतें छोड़ी जा सकती हैं। पुरस्कार और दंड की सहायता से भी आदत छुड़वाई जा सकती हैं। साथी लोग या संगति में परिवर्तन कर दिया जाए तो भी बालकों की आदत में छूट हो सकती है। ये सब चीज़ें इसलिए बताई जा रही हैं जैसे कि बुरी आदतें अगर हो जाएं तो उसे कैसे ब्रेक किया जाए, ये उसके लिए था।
अब मुझे उम्मीद लगती है कि मैं लर्निंग के इस पूरे चैप्टर को फाइनली आपको समझा पाई हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।